मैडम बहुत बड़ा है आपने देखिए, दो चीज़ जल्दी कहूँगा। पहली बात यह है कि मैं जो विकेंद्रीकरण के बारे में कहा, ये कार्यकर्ताओं के हाथ में और हक मिल जाएगा, मैं कर सकता हूँ, अध्यक्ष की रोल है, की भूमिका है। दूसरी बात यह है कि मैं स्थापनाओं बदल लें। जब हमारे संविधान की वर्किंग कमेटी चुनाव, पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये सब करेंगे, जो हम सारे प्रिंसिपल्स जो इस घोषणा पत्र में लिखे हैं, ये सारे हम करेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल चेंज हो जाएगा, परिवर्तन स्थापनाओं के अंदर भी हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति, कोई लोग भी जितने भी महत्वपूर्ण हो, उसको ये बदलने का उनको मुश्किल होगा, क्योंकि सिस्टम चलेगी, सिस्टम बदल जाए। तो परिवर्तन ऐसे होंगे कि हमारे सिस्टम में बदलाव। आखिरी पॉइंट ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा, मेरे ख्याल में जो आवेश मैंने देखा पब्लिक के साथ, आवेश और ऊर्जा जो मैं देख सका, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत बहुत भलाई मिलेगी इससे। केरला में, कर्नाटक में हम देखे हैं, और बहुत प्रदेश बाकी है। आपको पता है कि आज 1000 किलोमीटर पूरा हो गया और 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर बाकी है। तो इसके अंत में मेरे ख्याल में लोग बहुत प्रभावित होंगे और वो चाहेंगे कि जो इतना जन संपर्क करके आगे चले हैं, उनकी पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। उसी वक्त अब हमारे साधारण प्रचार भी करेंगे। हमारे जो विधानसभा चुनाव आने हैं गुजरात में, हिमाचल में वगैरह, हम हैं वहाँ, हम होंगे वहाँ, और भारत जोड़ो यात्रा निरंतर कंटिन्यू करते हैं। मैं बहुत खुशी से आपसे कहता हूँ कि जो स्वागत मुझे मिले यहाँ गुवाहाटी में और हमारे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भवन में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे हृदय में लगा। तो आपके माध्यम से भी मैं उनसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक डेलीगेट्स मीटिंग में, हमारे जो मतदार हैं, जो सोमवार 17 तारीख को वोट देने वाले हैं, और उनके साथ काफ़ी मौजूदा कार्यकर्ताओं से भी मिल लिया, और उनको मैं जो बदलाव ले आना चाहता हूं, जो परिवर्तन ले आना चाहता हूं पार्टी के भीतर, उसके बारे में मुझे चर्चा करने का मौका मिला। एक दो प्रश्न वो लोग भी पूछ रहे थे, फिर आप आ गए तो आप लोग को अभी प्रायोरिटी दे देंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपको तो मैं लंबा भाषण नहीं देने वाला हूं, आप लोग के प्रश्न के लिए मैं जवाब दे दूंगा। सिर्फ 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने जल्दी रखना चाहता हूं, ताकि आप लोग सुने और आपके माध्यम से जो डेलीगेट्स दूर से नहीं आ सका, उनको भी सुनने का मौका मिले। पहली बात यह है कि एक पार्टी के अंदर का चुनाव है, लेकिन फिर भी इसका असर बाहर भी पड़ जाएगा, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं पार्टी की मजबूती के लिए, और मेरे आंखें हैं 2024 के चुनाव में। क्योंकि आपको पता है कि 2014 में और 19 में हमें सिर्फ 19% मिले, और उस लेवल पे हमें रहना नामुमकिन है। हमको बढ़ना ही चाहिए, और ये करने के लिए हमें नए वोटर्स को ले आना है पार्टी में। और जो वोटर्स हमें छोड़ के चले गए, जो एक ज़माने में शायद हमें वोट देते थे, लेकिन 14 में और 19 में दूसरे पार्टियों भाजपा के लिए भी वोट दिए होंगे, उनको हमें कैसे अतिरक्षित करें कांग्रेस पार्टी को वापस ले आके। तो इस काम के लिए मैं चाहता हूं कि हम पार्टी के संगठन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन ले आए कि हमारी पार्टी मजबूत हो जाए और मजबूती और आवेश दिखाए पब्लिक को। तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरा जो मैनिफेस्टो, मेरा घोषणा पत्र जो है, हमने असमीज भाषा में, अंग्रेजी में और हिंदी में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये तो 10 पॉइंट समरी है। पूरा मैनिफेस्टो हिंदी में वहाँ पड़ा है, ज़्यादा लंबा होंगे आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं, किसी को बहुत क्यूरियोसिटी, तो पूरा घोषणा पत्र भी ले लो, नहीं तो ये समरी जो है असमीज भाषा में सारे पॉइंट्स इसमें है। 10 पॉइंट, एक पेज का 2 साइड, और हिंदी में भी और अंग्रेजी में। लेकिन संक्षिप्त में अगर कहूँ तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा बड़ा नारा है विकेंद्रीकरण। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में सारे चीज़ें दिल्ली में तय हो जाए, कि हम नीचे स्तर पे हर लोगों को और अधिकार दे दें, कि हमारे पीसीसी डेलीगेट्स जैसे लोग हैं, उनको उनका अहमियत समझ के उनको भी एक अच्छा भूमिका दे दे पार्टी के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि सारे
जो हमारे संविधान में लिखे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव, पार्लियामेंट्री बोर्ड का साबित हो जाए, और ये अध्यक्ष को भी दूसरों के साथ संपर्क करके, डिस्कशन करके, चर्चा करके चीज़ें तय करनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि एक आदमी अध्यक्ष होकर सब कुछ तय करे। हम चाहते हैं कि पार्टी में एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की एक नया परंपरा हम आरंभ करें। इससे मेरे ख्याल में जब हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को ऐसे लगता है कि उनके हाथ में अधिकार है, कि उनके टाइटल है, उनके पोजीशन, कांग्रेस ऑफिस बेरर के मतलब है कि उनको कोई जिम्मेदारियां भी है और जिम्मेदारियां पूर्ति करने की उनका हक है, तो मेरे ख्याल में उनके मन में जो आत्मविश्वास हो जाएगी, उनके मन में जो ऊर्जा चढ़ेगी, ये तो पब्लिक भी देखेगी और पब्लिक हमारे साथ वापस आएंगे। तो इसलिए ये चुनाव हमारे बड़े लोकसभा चुनाव के भी लक्ष्य में हम ये चलाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी माध्यमों से कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के अंदर का चुनाव मतलब यह है कि मैं तो खड़गे साहब को विरोधी नहीं मानता। हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में कोई नफरत नहीं है। मैं उनका सहयोगी हूँ, हम एक साथ काम किए हैं। लोकसभा में वो मेरा नेता भी था 2014 से 19 तक। मैं तो तीसरी बार लोकसभा वापस आए, वो नहीं आ पाया, वो अभी राज्यसभा में है। लेकिन चुनाव के बाद अगर खड़गे साहब जीते या मैं जीता, हम एक साथ काम करेंगे भविष्य में। तो मैं आप लोगों को ये जानना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। हम कुछ और ऐसे लड़ाई नहीं चल रहे हैं जैसे बाहर या दूसरे पार्टी के साथ हो। हमारे मन में सिर्फ अलग संकल्प है कि किस तरीके की काम हम करेंगे और किस काम जो हम करेंगे पार्टी की भलाई के लिए। दोनों भलाई चाहते हैं, लेकिन इस काम मेरे जो विकेंद्रीकरण का घोषणा पत्र है आपके सामने, ये सब वाक्य में तो उनका पक्ष से अब तक नहीं सुना। तो मैं कह रहा हूं कि मैं हूं परिवर्तन का उम्मीदवार और इस चेहरे से मैं हमारे वोटर्स के सामने आया। तीसरी बात यह है कि कोई लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रद्युत जो मुझे नॉमिनेशन करके मेरा नॉमिनेशन पत्र साइन किया, या दूसरे जो 4-5 एमपी भी साइन किए, और हमारे कुछ लोग हैं साधारण कार्यकर्ता 60 लोग साइन किए, कि वो लोग कोई रेबल्स है या डिसिडेंट्स है या कांग्रेस गांधी परिवार के खिलाफ है। मैं आपसे साफ कहता हूँ ये सच नहीं है। ये बेवकूफ़ी होगी कोई भी अध्यक्ष को गांधी परिवार से दूर रहना, क्योंकि गांधी परिवार लोकप्रिय है और उनके खून हमारी पार्टी के डीएनए से मिले जुले हैं। मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार हमारे साथ ही चले सब कुछ में। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, प्रद्युत और मैं दोनों थे कन्याकुमारी में, और मैं उनके साथ केरला में चले 3 दिन। अब मैं आपसे गर्व से कहता हूं कि पब्लिक का क्या आवेश मिला उनको। कितने लोग, हजारों लोग 6:30-7 बजे उठ के आके उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको ताली बजाते थे। उनको देखने की आवेश और ऊर्जा जो हमें मिले, मेरे ख्याल में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और ये चुनाव तो 19 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अगले फरवरी तक चलेगा। और मैं चाहता हूं कि वो निरंतर एक कंटिन्यू करके रहे, क्योंकि पार्टी के लिए, पार्टी की भलाई के लिए जो वो कर रहा है, मैं अगर अध्यक्ष हुआ तो भी मैं बिल्कुल उनको समर्थन दे दूंगा। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपको बहुत प्रश्न होंगे, मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं, हिंदी में या अंग्रेजी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी असमीज़ अच्छी नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि हम इस स्पिरिट में आए हैं, हम इस उम्मीद में आए हैं कि लोग हमें समर्थन देंगे, हम जीतेंगे। लेकिन हम इस स्पिरिट में आए हैं कि अगर खड़गे साहब की जीत हुई और मेरी जीत हुई, कोई बात नहीं, कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस एक समावेशी भारत की पार्टी है, इंक्लूसिव इंडिया की पार्टी। हम ही है एक पार्टी जो चाहते हैं कि हर लोग हमारे साथ रहे, जो भी आपके मजहब हो, जो भी आपकी लिंग है, आपका लिंग है, आपकी भाषा है, आपकी क्षेत्र है, आपके राज्य है, ये सब कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक है, आप हमारे हैं और हम आपके लिए हैं। तो इस स्पिरिट में जब कांग्रेस पार्टी आगे चलने के लिए तैयार है, हम किसी से नहीं कहेंगे जैसे एक दूसरी पार्टी कह रही है कि ये हिंदू राष्ट्र है या एक वर्ग की पार्टी है। कभी नहीं, मैं सब लोग की पार्टी है और हम सब लोग के हित में काम करेंगे।
भारत के हित में काम करेंगे। तो बस यही कह के मैं आप लोग से अंत में ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत साल से चुनाव भी चला रहे हैं। प्रद्युत जी यहाँ याद कर रहे थे जैसे कि 1938 में, 1950 में, 1998 में, 2000 में हमारे पार्टी के चुनाव के अनुभव है। इस बार भी इस इतिहास में हम एक और चैप्टर लिखा है, एक और नई कहानी लिखा है कांग्रेस पार्टी के इतिहास में। मैं आभारी हूँ कि आप लोग सब इतने ध्यान, इतना श्रद्धा दे रहे हैं हमारे पार्टी पे, क्योंकि हमारे पार्टी को 8 साल से मेरे ख्याल में आप मीडिया लोग इतना ध्यान नहीं दिए हैं जैसे कि आप 2 हफ्ते से कर रहे हैं। अच्छी बातें करते रहिए, क्योंकि हम जैसे प्रदर्शन करेंगे आपके सामने इस देश के लिए और हमारे भारत के भविष्य के लिए हम बहुत गर्व से करेंगे। Look, let me say first of all that the question of the prime ministerial candidate is massively premature. First of all, a president has to be elected. Secondly, one of the tasks of the president, apart from the internal strengthening of the party, must be to reach out to other parties. Don't ever forget that Mr. Modi came to power last time with 37% of the vote. And that means that 63% of the Indian electorate did not agree with his agenda. But their votes went to 46 different parties. And I would say to you that one of the conclusions we must draw from that is that we need to see whether we can bring as many as possible of those parties onto a common platform. Can we create a big national Gathbandhan with a common minimum program? I think we should try in order to avoid the division of votes. And if we cannot, then we should go on a state-by-state basis. The Congress Party president's first interest is the interest of the Congress Party. And so we won't be too willing to sacrifice a lot of our rights in places where we are strong. But we do understand the dangers of vote division, and in a constructive spirit, I believe we would want to see the country see a very strong opposition coalition taking on the BJP in 24. If that is the case, then the coalition's views must also be taken into account before anything like a decision is made to announce a prime ministerial candidate. On the second question, obviously I am contesting because I believe that I am the stronger candidate. However, that is my personal view. And our electorate is free to agree or disagree with that. Let me say, our electorate consists of 9,000 plus Congress workers. They would know what they want to see in the Congress leadership, particularly at a time when we are in opposition, particularly at a time when the voting public is getting younger and younger, and at a time when a majority of our population is under 25, and 65% of our population is under 35. In these circumstances, I believe strongly that the Congress must be the party of young India. And that is why in my manifesto, which is available to all of you, you will see that I have given a lot of emphasis to the question of rejuvenation of the party, of increased representation for the young, more tickets for the young, which is also in the Udaipur Declaration, as well as involvement of young people at all decision-making bodies of the Congress Party. And even those young PCC delegates who are here today, I stress to them that I will make sure that their role as PCC delegates is fully recognized. I certainly intend to ensure there is at least one young person in the working committee. Because when I say young, I mean under 35, not just under 50. Because it's important that we hear directly from young people what they want. It is their country, and much older people are running the country. So we must be conscious of the need that they are the majority of the citizens for whom we are responsible. Well, I'm very conscious of that. Some of these are colleagues I've worked with very closely. They're good friends of mine who've left, and I feel very sad to lose some of them. If neglect is their problem, there will be no neglect from my end if I'm elected. Partially because my style is different. I do believe very much in contact with people. But partially because
The mechanisms that I'm recommending in my manifesto are mechanisms that automatically will involve larger opportunities for consultation and collective decision making. To give you two examples, I have stressed that I intend to implement two provisions of our Constitution which have not been implemented for over a quarter of a century. The first is going to be elections to the Working Committee, where under the Constitution, we should have 12 seats elected in the Working Committee and only 11 appointed by the President. I intend to restore the Parivartan in my Ghoshna Patra, and I would urge you to look at it in English, and it's also available in Assamese if you're interested. We've done a translation. But very simply, there are a few themes that I have put, and the summary of these themes I can quickly go through with you if you want. One is we want to enhance a process of rejuvenation, involve more young people, I've said that. Decentralize the organization, more Vikendrikaran as part of Parivartan. Reimagine the role of AICC headquarters. We will not have a situation where a PCC chief in a state has to report to a general secretary covering the same state. I think that is wrong. I think the PCC president should be the principal authority in the state. And I want to create strong PCC presidents wherever we go. Reiterate the core convictions of the party. Stress we are the party of inclusive India, of Samavesha Bharat. We want to have a broader participation in the party. I mentioned some examples already in the press conference. We will continue to create more institutions so there's more democratization in the party. We will reinvigorate election management and professionalize it, as some other parties have successfully done. We will also give tickets at least 3 months in advance of elections so that our party has a chance to introduce new candidates to the voters. There's no point putting a new candidate 3 weeks before the election because the voters will not have time to get to know her or him. We need to have, and for her or him to know the electorate. We need to change that. Increase focus on youth. Bigger role for women, and that is not based on just pablum. I'm just telling you, when I was heading the All India Professionals Congress, the organization I established in the Congress party, I made it a point to ensure that in all our chapters and all our state chapters, we have 3 positions: president, vice president, and secretary. At least one has to be filled by a woman. Otherwise, the other 2 positions will not be approved. It doesn't matter more than one woman is there, but we must have minimum one woman. That's why I've been able to guarantee 33% or more of representation of women in AIPC. We should start doing similar things in the Congress party. I don't want to feel that women are only in the Mahila Congress, that minorities are only in the minorities department. Everyone is a Congressee, everyone is an Indian, they should be everywhere. Finally, outreach to industry and professionals. And a final point is the return to the ethos of politics as social work. By which I mean that we are not only a machine for fighting elections every 5 years, we should be a party that is amongst the people between elections. When some old lady has trouble filling in a ration card application, when some person doesn't know how to apply for a BPL card, or what any of these things dealing with our unfeeling bureaucracy, let us have a Congress person go to them and say, we will help you. They will remember that when the elections come. We don't only go to people to ask for votes. We are there also to help them as a kind of social work party as well. All of these are examples. There'll be a lot more to be done. And the final point is I intend to listen to the party workers, hear what they feel we should change, and that too will be a part of our Parivartan. देखिए, ये शायद सच है कि सारे जो 67% लोग जो भाजपा को वोट नहीं दिए पिछले बार, कि शायद वो लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे एक मंच में, लेकिन उनमें से कुछ पार्टीज है जो मेरे ख्याल में कांग्रेस माना जाएंगे कि वो लोग लाइक माइंडेड पार्टीज है, और उनके साथ मेरे ख्याल में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो वोट का जो विभिन्न हो जाता है, जो वोट डिवीजन चल रहा है हमारे देश में, उसको ज़रा कम करें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने अधिकार को सारे छोड़ दे दूसरों को, कांग्रेस का भी, क्योंकि हम भी जनता की पार्टी है और हम एक ही विपक्ष पार्टी है। जब पूरा देश में हमारा स्थान है, हमारे पैर, हमारे फुटप्रिंट जो कहते हैं पूरा देश में है, इसलिए हमको भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए इसमें। लेकिन दूसरों से बात करके मेरे ख्याल में स्टेट बाय स्टेट, राज्य से राज्य अगर हम जाएंगे, मुझे लग रहा है कि हमें काफ़ी उम्मीद है
कि ये 67% वोट जो अभी भाजपा को नहीं मिला, कि उसके एक बड़े आंकड़े, शायद 40%, शायद 45% हम विपक्ष में अगर एक साथ ले आ सकेंगे तो नेचुरल चुनाव जीतेंगे। नामुमकिन मैं कभी नहीं मानता। नामुमकिन जो ना हिम्मत वालों कहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर हिम्मत से हम और आत्मविश्वास से हम लड़ेंगे, हम जीत सकेंगे अगली बार। एक एमपी तो आपको नजर आ रहा है, बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे पास, 4 बार मंत्री भी रहे। ये भी पूछिए कि आप जब देखते हैं, देखिए मैं मानता हूं कि बहुत सारे बड़े नेता नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एक बड़ा नेता का वोट और एक साधारण कार्यकर्ता का वोट का एक ही गिनती, एक ही वोट है। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूं कि कोई झूठ कह के वोट मांगे। किसी को नहीं कहना चाहिए कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है। जब गांधी परिवार ने अनाउंस किया कि कोई आधिकारिक उम्मीदवार है, कि हाईकमान निष्पक्ष है, और जो चीफ इलेक्शन अथॉरिटी श्री मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस अध्यक्षा से बात करने के बाद माध्यमों से पार्टी के सारे स्थापनों को और हमारे माध्यमों से कहे हैं कि हम इस पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चलाना चाहते हैं, कि कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। अगर कोई भी नेता कहें कि एक व्यक्ति है आधिकारिक उम्मीदवार और उनको वोट देना है, और खड़गे मिस्त्री साहब ने कहा ये बात सही नहीं है, 2 बार कहा उसने, और उसका वीडियो आप यूट्यूब में देख सकेंगे। और एक और चीज़ ये है, मुझे मालूम है कुछ नेता ऐसे कहे होंगे जैसे आप कह रहे हैं कि उनको ही वोट देना है। मैं आपको याद दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं वोटर्स को याद दिलाता हूं कि ये गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट है। किसी को पता नहीं चलेगा कौन किसको वोट किया और कहां से वोट आया, क्योंकि हमारा सिस्टम यह है कि जो कागज बैलेट बॉक्स के अंदर जाएगा उसमें कोई नाम और निशान नहीं होगा। काउंटर फॉइल को फाड़ने के बाद ही बैलेट पेपर आपको देंगे। बैलेट पेपर उसके अंदर डालेंगे, उसका सील हो जाएगा 4 बजे 3 दस्तखत के साथ, और ये सील सिर्फ 19 तारीख को दिल्ली में उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के सामने तोड़ेगा, और उसी समय बॉक्स खोल के सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिले जुले करके उसके बाद गिनती करेगी। उसका मतलब यह है all the votes will be mixed together. No one will know who voted for whom. No one will even know where the votes came from because they're all mixed. So it's a secret ballot. No voter needs to worry that some neta will find out how they voted. It is a free election. देखिए, अगर राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी चलाने की जरूरत महसूस होगी, वो अपने इस्तीफा पत्र को वापस ले सकते थे, क्योंकि उनका चुनाव नवंबर 2017 पे हुए और उनका टर्म अभी भी 1 महीना बाकी है। वो कभी भी पिछले 3 साल में अगर वर्किंग कमेटी से कहा कि देखिए मैं मेरा इस्तीफा वापस लेता हूँ, मैं वापस आके पार्टी चलाना चाहता हूँ, तो खुशी से वर्किंग कमेटी स्वीकार किया होगा। तो मेरे ख्याल में ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी पार्टी नहीं चलाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे इस पर कोई शक नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, हम गांधी परिवार से दूर नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि वो अपने काम करते रहें, लेकिन पार्टी चलाना तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, और इस जिम्मेदारी पूर्ण तरह से काम करने के लिए देखिए, 2 चीज़ जल्दी कहूँगा। पहली बात यह है कि मैं जो विकेंद्रीकरण के बारे में कहा, ये कार्यकर्ताओं के हाथ में और हक मिल जाएगा, मैं कर सकता हूँ। अध्यक्ष की रोल है, की भूमिका है।
दूसरी बात यह है कि मैं स्थापनाओं बदल लें। जब हमारे संविधान की वर्किंग कमेटी चुनाव, पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये सब करेंगे, जो हम सारे प्रिंसिपल्स जो इस घोषणा पत्र में लिखे हैं, ये सारे हम करेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल चेंज हो जाएगा, परिवर्तन स्थापनाओं के अंदर भी हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति, कोई लोग भी जितने भी महत्वपूर्ण हो, उसको ये बदलने का उनको मुश्किल होगा, क्योंकि सिस्टम चलेगी, सिस्टम बदल जाए। तो परिवर्तन ऐसे होंगे कि हमारे सिस्टम में बदलाव। आखिरी पॉइंट ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा, मेरे ख्याल में जो आवेश मैंने देखा पब्लिक के साथ, आवेश और ऊर्जा जो मैं देख सका, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत बहुत भलाई मिलेगी इससे। केरला में, कर्नाटक में हम देखे हैं, और बहुत प्रदेश बाकी है। आपको पता है कि आज 1000 किलोमीटर पूरा हो गया और 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर बाकी है। तो इसके अंत में मेरे ख्याल में लोग बहुत प्रभावित होंगे और वो चाहेंगे कि जो इतना जन संपर्क करके आगे चले हैं, उनकी पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। उसी वक्त अब हमारे साधारण प्रचार भी करेंगे। हमारे जो विधानसभा चुनाव आने हैं गुजरात में, हिमाचल में वगैरह, हम हैं वहाँ, हम होंगे वहाँ, और भारत जोड़ो यात्रा निरंतर कंटिन्यू करते हैं। জানানে ৰাস্তা কেতিয়াও শেষ নহয়, যেতিয়া শেষ হয় যেন লাগে তাৰ পৰা আকৌ নতুন ৰাস্তা আৰম্ভ হয়। বন্ধ আহি আছে 4 নৱেম্বৰত।